Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 11th class chemistry and now second chapter structure of atom is going on. Many important topics has been already studying about that structure of atom like Planck's quantum theory, de Broglie wave equation सब पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, तो आज जैसा कि हमने आपको एक पढ़ाया था, इसके बारे में आपको बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी. ये फॉर्मूला है आपका डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का. डी ब्रोगली ने क्या बताया, उसने ये बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है या जो आपके मैटर है या जो वेव है उसके पास डुअल नेचर हो सकता है. मीन्स वो जो है बिहेव करता है एक वेव की तरह एज वेल एज एक पार्टिकल की तरह. तो यहाँ से फॉर्मूला निकल करके आया है. इसी के बिहाफ पर जो है आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी आपको कराने हैं. थोड़ा डिस्टर्बेंस रहे माय डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट. मैं आपको पूरे जो क्वेश्चंस आपको देने चाहिए थे मैं नहीं दे पाया, थोड़ा डिस्टर्बेंस था. सो फ्रॉम टुडे एवरीथिंग विल बी फाइन और आपको होमवर्क मिलेगा डेफिनेटली और सब कुछ अच्छा हो जाएगा. तो आपको मैं इस सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो आपके डे ब्रोगली वेव इक्वेशन है इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं. तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया था, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, क्वेश्चन इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम. और फिर यहाँ से कहा गया है if the kinetic energy is, यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया गया है और वो दी गई है. if the kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ. सवाल को देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन, ये रहा. काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई 3 into 10 to the power minus 25 जूल. और आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ. वेवलेंथ तो बहुत आसान है, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है. सही मायनों में तो बात ये है. अब लैम्डा कैलकुलेट करना किस तरह से है आपको यहाँ इसके समराइज कर लीजिए और आपको दिया गया है लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है. आपको इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है m इज इक्वल टू दैट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम. आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है दैट इज 3 into 10 to the power minus 25 जूल. ये आपको दिया गया है. अब आपके पास में ऑलरेडी जब फॉर्मूला यूज होगा डेफिनेटली आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी आप यूज करोगे. डी ब्रोगली वेव इक्वेशन एच अपॉन एम वी आप यूज करने वाले हो. तो एम की वैल्यू आपको दी गई है, वी आपके पास में नहीं है. वी का भी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कराएंगे, वी भी कैलकुलेट कराएंगे कहीं ना कहीं से. ठीक है, तो चलते हैं. एच की वैल्यू यानी कि ये प्लांक्स कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 6.626 into 10 to the power minus 34. ये यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट आ गया. अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट. आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर. आप ये फॉर्मूला यूज कर लें पहले. काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आप वी कैलकुलेट कर लो, जो कि फॉर्मूले में आपका भी थोड़ी देर पहले था भी नहीं. आप वी कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी की आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पर, जो कि है 3 into 10 to the power minus 25 एंड हाफ. एम की वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम. वाई वी स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है. तो इस कंडीशन में आप वी स्क्वायर को बाहर लोगे डेफिनेटली, देन यू विल गॉट 3 into 10 to the power minus 25 into 2. ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ एंड नीचे आ जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 31. वी स्क्वायर की कंडीशन में अगर आप देखना चाहें 3 to 6 होते हैं, 6 into 10 to the power minus 25 एंड प्लस 31 अपॉन 9.1. ये इस तरह से करेंगे. आपने पावर्स को कैलकुलेट करना चाहे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास मतलब पॉइंट हटाएंगे आपके पास 0 हो जाएगा. ऊपर हो गया 60
इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 6/91। चेक कर लीजिए, 25 है माइनस के, 31 है प्लस के, 31 में से माइनस 25 गए तो प्लस के 6 बचे। आप एक काम और भी कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू आप कर सकते हो यहाँ पर 600 इंटू 10 टू दी पावर 5 कर लीजिए, 91 आ गया नीचे। अब आप 91 से 600 को डिवाइड कर लीजिए, 600 विल बी डिवाइडेड बाय 91, देन यू विल गॉट कितनी बार जाना चाहिए इसकी टेबल, 6 टाइम, 6 1 जा 6 एंड 6 9 जा 54। कितने बचे आपके पास में, बचते हैं यहाँ से 54। ठीक है, आप यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। अब ये 9 इस बार 6 टाइम तो जाएगा नहीं, 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर ये 540 है, 455 है, तो आई थिंक 15 बच रहे हैं। यस 15 ही बच रहे हैं। आप पॉइंट लगा चुके, 0 आपका ऑलरेडी एक और आप बढ़ा लोगे यहाँ पे। अब 91 की टेबल इस बार कितनी बार जा रही है इसके अंदर, 1 टाइम जा रही है, 1 1 जा 1 एंड 1 9 जा 9। क्या बच रहा है, ठीक है, जो भी बच रहा है वो लिख लीजिए यहाँ पर। आई थिंक 59 बच रहे हैं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए फिर से, कितनी बार, 6 टाइम। कुल मिलाकर के आपके पास में वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ रहा है 6.516 इंटू 10 टू दी पावर 5। अगर आप यहाँ इसकी 10 टू दी पावर 5 के मल्टीप्लाई इसमें कर देते हो देन यू विल गॉट 6516। अब क्योंकि आपकी पावर है यहाँ पर तो ये 2 0 और आपके आ जाएंगे, 651600 ऐसे मान के चलिए वी स्क्वायर इक्वल टू। कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो चेक कर लेना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। अब हो सकता है कहीं ना कहीं तो हो जाती है, थोड़ी बहुत चूक हो जाती है स्टूडेंट्स, बड़ी कैलकुलेशन। तो अब ये वी स्क्वायर इक्वल टू 651600 आपके पास में जिस तरह से दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप वी कैलकुलेट करोगे तो वी कैलकुलेट करने के लिए तो आप रूट में चली जाएगी, 651600 ये वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ से इसका कैसे स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, तो 651600 और आप इसको जो है कीजिए 100। देख लीजिए क्या है, कितनी बार यहाँ पर आप इसके पेयर बना लीजिए, 6 1 2 3 पेयर आप यहाँ पर बना लीजिए। और इसको देखिए 65 है, यानी कि 8 से जो है आराम से कट जाएगा, यानी कि 8 8 जा 64 हो, 8 8 जा 64, 8 और 8 आपके 16 हो गए। यहाँ कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ से आपने देखा तो 1 बच रहा है, 65 64 1 बच रहा है। आपने यहाँ से 16 नोट कर लिया, 16 आपने ऊपर से उतार लिया। अब यहाँ जो है कितने से मल्टीप्लाई की जाए जिससे क्या ये जो है इसके इक्वल ही रहे। अब ये 16 है, तो सोचिए, आप सोचिए समझिए क्या कितने से करना है। तो नियर अबाउट आपका जो है, जब आपने क्योंकि टेबल वहाँ पर 8 टाइम आपने पढ़ ली थी, तो ये 1 टाइम यहाँ पर कटना चाहिए था, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। इसका एक क्लियर है, मैंने सोल्व किया था अलग से, तो 812 है इसका। तो 812 मान लो वी की वैल्यू आपके पास में आ गई 812। आप लिख सकते हो यहाँ पर v इज इक्वल टू 800 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वी की वैल्यू। इस कंडीशन में अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करने वाले। अब आपके पास में अपना मेन फॉर्मूला है, क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा कैलकुलेट करना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और v की वैल्यू 800। बस सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा एक है आपको जो है 2 तरीके से, मतलब एक है आपको इल्झाया गया सवाल में तब आपको सोल्व कराया, 2 फॉर्मूले यूज़ किए तब आपको ये, वरना सवाल आपको ज़्यादातर आसानी मिलते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूले पर आपको सवाल मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आपके लेकर के मैं आया हूँ, एक क्वेश्चन और आपको बताना है। मास आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपको कह देंगे कैलकुलेट द मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच हैज़ वेवलेंथ इक्वल टू ये, बस इतना आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ। क्वेश्चन इज calculate the mass of a photon with wavelength 3.6 एंगस्ट्रॉम। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप बना लीजिए, समझिए क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मास, मास मतलब एम आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 3.6 एंगस्ट्रॉम। आप इसे चेंज कर लोगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, मीटर में कर दिया लैम्डा में।
अब क्योंकि आपको पता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी है, तो यहाँ v क्या है, v है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद है। ठीक, h की वैल्यू अभी तक आपके पास में नहीं है, 6.626 × 10⁻³ -34, ये आ गई वैल्यू। वी नो दैट, बस क्या जानते हैं आप, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, ये लीजिए। मास आपको कैलकुलेट करना है तो h अपॉन लैम्डा वी, मास इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻³ लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई 3.6 × 10⁻10 और v की वैल्यू 3 × 10⁸, ये सब आपके पास आ गया। इस सिचुएशन में आप कर क्या सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 2 जीरो आपके नीचे लगे। m इज इक्वल टू 626 × 10⁻34 और +8 और -8, इस तरह से आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये वेट +10, ये हो जाएंगे +10 और ये -8 हो जाएंगे, और नीचे आता है 3600 × 3। तो इस कंडीशन में किस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, माइनस के 34 और माइनस के 8 है, तो -34 और -8 हो गए आपके 42, माइनस के 42 में से आपने 10 कम कर दिए तो हो गए -32, तो 626 × 10⁻³ कितनी, -32, ये आ गई। और नीचे आपके पास में 300 3 6 18 एंड 3 3 9 और 1 10, ये आपके पास है। आप चाहो तो यहाँ से 2 जीरो और कट कर सकते हो और अब आपकी पावर बचेंगी -30, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक नो 2 ज़ीरोज़, तो ये हो जाएंगे आपकी -34, बढ़ेंगे ना, -2 पर +2 पर ऊपर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। बस आपको इसको सोल्व करना है और आपका जो भी आंसर होगा। तो ये थे डुअल नेचर ऑफ वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर और वेव, यू कैन से। तो ये होता है डुअल नेचर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर आज सेंड करूंगा और आप उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 9 o'clock के अराउंड मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व सेंड कर दूंगा और हो सकता है उससे भी पहले, तो आप इनको जो है अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और आपके PA फर्स्ट के एग्ज़ाम्स बस बहुत ही जल्द डिसाइड होने वाला है, आज ही आपको पता लग जाएगा कब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, एक नए टॉपिक की तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ, और उस टॉपिक का नाम क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज द टॉपिक नाउ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता यू कैन अंडरस्टैंड, अनिश्चितता वर्ड मतलब है इसका कि किसी भी चीज़ में अनसर्टेनिटी, मतलब किसी भी चीज़ में अनिश्चितता। तो यहाँ जो है हाइजेनबर्ग ने जिस तरह से अभी हमने पीछे पढ़ा डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, तो उन्होंने जो है मैटर को ये बताया कि वो जो है वेव में भी हो सकता है और पार्टिकल की तरह भी हो सकता है, 2 तरह की बातें बताई। तो यहाँ जो है हाइजेनबर्ग ने ये अपना जो प्रिंसिपल जब इन्होंने दिया, तो आई थिंक दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927। 1927 की ये बात है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने इसको बताने की कोशिश की। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि एटम है और ये बीच में बिल्कुल आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो है इसकी सेल्स हैं, जो कि मैक्सिमम 7 हो सकती हैं। किसने बताया? नील्स बोहर ने बताया। तो इन्होंने बताया कि जब कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने जो है डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट में जब मूविंग करता है, वो कहीं भी मूविंग करता है लाइक दिस, किसी भी जगह पर जब वो मूविंग करता है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप उस मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, यानी किस वेलोसिटी से वो मूविंग कर रहा है, एक साथ साइमल्टेनियसली आप बता नहीं सकते। The exact position and the exact velocity of a moving particle in an atom can never be
calculated simultaneously. If you can calculate one of the property from both of accurately, then the second one can never be completely accurate. अगर आप एक की वैल्यू पूरी तरह से बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट कर भी लो तो आप दूसरे की वैल्यू पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप किसी भी मूविंग पार्टिकल यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन की या तो आप पोजीशन बता सकते हो कि वो कहाँ पर मूविंग कर रहा है, या आप उसकी वेलोसिटी बता सकते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है। दोनों में से केवल एक ही बात आप बता सकते हो। ये बताया था वर्नर्स हाइजेनबर्ग ने। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन दिस लॉ वाज गिवन। In 1927, Werner Heisenberg gives a principle to determine the velocity as well as the position of a moving electron, and according to this principle, the exact position and the exact velocity of a moving particle in an atom can never be accurately simultaneously. If one of them have the accurate value, then the second one have definitely different value. अगर एक के पास में एक्यूरेट वैल्यू है भी तो दूसरे के पास में एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अगर पोजीशन आपको पता है कि वो n इज इक्वल टू सेकेंड यानी कि n इक्वल टू दूसरी सेल में वो मूविंग कर रहा है, तो आप उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। फिर अगर वेलोसिटी बता सकते हो तो पोजीशन नहीं बता सकते। तो ये है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ ये बताया गया था क्या कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी यानी ये दोनों ही मोमेंटम है। द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन, लगभग ग्रेटर देन और इक्वली टू द 4 पाई h/2 पाई। ये जो है एक तरह से जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों ही कांस्टेंट है और जो कि ग्रेटर होते हैं देन h/2 पाई के। h/2 पाई के लगभग बड़े से जो लगभग ज़्यादा होते हैं। अब आप यहाँ डेल्टा पी को दूसरी तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो बट डेल्टा पी जो होता है वो किसी और चीज़ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? m इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन h/2 pi. This is the most important formula where delta x क्या है? What is delta x? Uncertainty in position। और डेल्टा v क्या है? Uncertainty in वेलोसिटी। m क्या है? मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो ध्यान दें आप, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द पोजिशन एंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन एन एटम if one of them is accurate value, then the second one can never be accurate value। अगर एक की एक्यूरेट वैल्यू आ भी गई तो दूसरे की कभी भी नहीं आ सकती। और ये बताया कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों ही जो है ये क्या है? कांस्टेंट होते हैं जो कि ग्रेटर देन होते हैं h/2 पाई। ये मेन फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और नियरली इक्वल। आप ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं h/2 पाई। यहाँ h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे हमारी कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए न्यूमेरिकल्स प्लस कल हम स्टार्ट कर देंगे आपकी क्वांटम नंबर्स। तो इनको कराने के बाद क्वांटम नंबर्स कराएंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेंगे और फिर आपके क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, फिर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ऑर्बिटल्स के बाद में आपके पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, हॉर्न्स लॉ और अबाउ प्रिंसिपल, ये चार तो यहाँ पर प्रिंसिपल ही हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अबाउ लॉ है और पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ है और हॉर्न्स रूल है मल्टीप्लिसिटी के लिए। तो चार तो ये रूल ही हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मीन्स ये चैप्टर आपका नियर अबाउट
3 days और लेगा। 3 days की क्लासेस में चैप्टर डेफिनेटली विल बी फिनिश्ड आउट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होमवर्क ज़रूर कर लेना जो मैं आपको दूंगा।